इस वीडियो में मैंने इतना कंटेंट कलेक्ट किया है कि आप इसी वीडियो से कुंडली के बारे में बहुत सारी जानकारी अच्छी तरह से पा सकोगे। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे पहले 2 एस्ट्रोलॉजी के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके इस आई बटन पे टिक करेंगे तो वहाँ पे सीधे वो वीडियो ओपन हो जाएंगे, तो आप एक बार उसको कृपया देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टोटल 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। हमारा जो यहाँ पर पहला चैप्टर आपको दिख रहा है, राशि एंड राशि स्वामी, ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर रहेगा। दूसरा चैप्टर जो आपका रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई राशि के नेचर कैसे रहते हैं, कि राशि कौन से तत्व की है, कौन सी दिशा की है, ठीक है, वो सब हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। और तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि आपके जो ग्रह होते हैं उसकी सिचुएशन कैसी होती है, मतलब आपके जो ग्रह है वो किस किस ग्रह के मित्र होते हैं, किस ग्रह के शत्रु होते हैं, उनकी दृष्टि कहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये सब आज मैं एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको बारी बारी से दूसरे वीडियो ना देखने पड़े। तो बने रहिए लास्ट तक। थोड़ा सा भी अगर आप स्किप करोगे तो आप इम्पोर्टेंट माहिती घुमा दोगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला चैप्टर आपको दिख गया होगा, जिसका नाम है आपका राशि एंड राशि के जो स्वामी होते हैं वो। फाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी डिस्प्ले पर हमारा जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। पहला चैप्टर हमारा है राशि एंड राशि के स्वामी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे कि मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें सब राशियाँ मैंने लिख ली है सीक्वेंस वाइज 1 to 12 तक की सब राशियाँ इसमें आ चुकी है। और उसके पास में मैंने स्वामी ग्रह ऐसा लिखा है और हर एक स्वामी के सामने मैंने एक ग्रह इंडिकेट किया है। अब ये क्या चीज़ होती है कि हर एक राशि अपना स्वामी ग्रह रखती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी कौन है, तो चंद्र, ठीक है। वैसे हर एक राशि का खुद का एक स्वामी ग्रह होता है। तो इसको हम कुंडली में जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने कुंडली दे दी है, ठीक है। ये कुंडली में मैंने जो नंबरिंग किया हुआ है वो राशि के होते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ से देखिए आप, ये आपका क्या होता है, ये जो सबसे पहला भाव होता है वो आपका लग्न होता है। लग्न में अभी आप देख पा रहे हो 4 नंबर ऐसा मैंने इंडिकेट किया है। तो ये 4 नंबर क्या होता है आपका, राशि कर्क। तो इसको हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि ये आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। तो अभी ऐसा माना जाता है कि ये हर एक भाव में एक राशि होती है, ठीक है। उस राशि में अगर कोई भी एक राशि ले लो आप, फॉर एग्जांपल ये वाला मैं ले लेता हूँ, 8 मतलब आपका वृश्चिक राशि, ठीक है। वृश्चिक राशि और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मंगल ग्रह इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि का स्वामी ही मंगल है, समझ रहे हो कि वृश्चिक राशि का जो स्वामी ग्रह मंगल होता है वो उसी के भाव में बैठा है। तो जब आप कभी कुंडली के बारे में बात करोगे तो आप ऐसे सेंटेंस सुनोगे कि भाई पर्टिकुलर ये आपका जो ग्रह है वो उसके ही राशि में बैठा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मंगल यहाँ पे स्वगृही बना है, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि 8 जो इंडिकेट करता है वो वृश्चिक राशि के लिए और उसी में आपका मंगल बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्रह अपना स्वगृही होता है तो वो अच्छा फल देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले भी बताई थी, कि छोटा सा प्रेडिक्शन करके आप कंक्लूजन पे मत आइए, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है कि ये स्वगृही इसको ऐसे बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये कुंडली में ये स्वगृही हो गया है मंगल तो ये इसकी कुंडली बहुत ही फेब्युलस हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर भी एक दूसरा स्वगृही आपको दिखने को मिलेगा, 11th नंबर, यानी कि आपकी कुंभ राशि, और उसका जो स्वामी ग्रह है वो कौन सा है, शनि। तो देखिए यहाँ पर भी शनि अपना स्वगृही बना है क्योंकि वो अपने 11th नंबर की जो राशि है कुंभ राशि उसमें मौजूद है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका राशि एंड राशि के स्वामी के बारे में आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे। अभी बात करते हैं हम, यहाँ पर एक मैंने बीच में भी एक टेबल दिया हुआ है। तो ये बीच में जो टेबल मैंने दिया हुआ है वो सिर्फ आपको मेमोराइज करने के लिए। देखिए सबसे पहले बीच में ये आप देख रहे हो, बीच में देखे
ये आपके ग्रह है, ठीक है। सबसे पहले आपका सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि। तो देखिए सूर्य को सिर्फ सिंह राशि मिली है, चंद्र को सिर्फ कर्क राशि मिली है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये सब ग्रहों को आप देखिए, बुध को यहाँ पे 2 राशियाँ मिली है, मिथुन, कन्या। शुक्र को भी 2 राशि है, वृषभ, तुला। ऐसे ही मंगल को मेष, वृश्चिक, और लाइकवाइज आप सभी ग्रह के लिए देख सकते हैं। ये दोनों टेबल सेम टू सेम ही है, लेकिन ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ कि अगर मुझे बात पता चले कि मंगल ग्रह की बात चल रही है तो मंगल ग्रह कौन सी राशि का स्वामी है, तो यहाँ से आप सीधा देख सकते हो मंगल ग्रह यहाँ पे मेष और वृश्चिक ये दोनों का स्वामी है। यहाँ पर देख लीजिए मेष का भी मंगल है और वृश्चिक का भी मंगल है। तो ये आपका पुराना तरीका है और ये इसको मैंने कुछ एडवांस में ऐसे लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से याद कर। ठीक है, तो आपने ये सब तो देख लिया। अब कई बार आप कुंडली प्रेडिक्शन करते हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई आपकी कुंडली में लग्नेश कहाँ पे है। लग्नेश, अभी लग्नेश वर्ड आपके लिए नया है, लेकिन लग्न आपको पता है कि इसको आप लग्न बोलते हो। लग्न में कौन सी राशि अभी मौजूद है? 4th यानी कि कर्क। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? यहाँ पर देख लीजिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस कुंडली में जो लग्नेश बना है वो आपका चंद्र होता है और चंद्रमा यहाँ पर आपका किस भाव में है? 11वें भाव में आपका चंद्र मौजूद है। ठीक है, तो आपका लग्नेश यहाँ पे 11वें भाव में होता है। फिर आगे आगे प्रेडिक्शन होता है कि भाई उसकी दृष्टि किन किन ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर पड़ती है क्या नहीं है, वो हम धीमे धीमे आगे देखेंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लग्नेश किसको कहते हैं, तो इस हिसाब से आप लग्नेश पता कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताई थी कि चंद्र जिस राशि के साथ बैठता है, ठीक है, तो ये जातक की कुंडली जो होती है उसकी राशि वही होगी। सपोज ये किसी जातक की कुंडली है तो चंद्रमा भी 2nd नंबर यानी कि वृषभ राशि में है। ठीक है, तो ये जो कुंडली जिस भी जातक की है उसकी जो राशि होगी वो वृषभ होगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम फर्दर मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। अब ये जो आपके 2 टेबल आप देख रहे हो, ठीक है, ये दोनों टेबल में ही आपकी सभी जानकारियाँ आ जाएगी। एक आपका ये वाला टेबल है और दूसरा आपका ये वाला टेबल है। ये दोनों में आपकी सभी जानकारियाँ मौजूद है। जैसे कि देखिए अभी हम इस पर्टिकुलर टेबल की अगर हम बात करते हैं तो मैंने क्या लिखा है? चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये राशि के नेचर होते हैं। अब चर क्या होता है? चर मतलब जो घूमता ही रहता है, जो एक जगह पर मतलब टिक के बैठ नहीं सकता है, उसको हम चर मानते हैं। स्थिर यानी कि जो एक ही जगह पर बैठ के शासन करते हैं, एक ही जगह पर बैठना पसंद करते हैं, या तो थोड़े क्या बोलते हैं उसको, जो ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, वो स्थिर ही रहते हैं। और द्विस्वभाव, द्विस्वभाव यानी कि जो चर भी हो सकते हैं, स्थिर भी हो सकते हैं। मतलब कभी कभी वो घूमना भी पसंद करते हैं, कभी बैठे रहना भी पसंद करते हैं। मतलब एक टाइप से अगर हम कहें तो ये कन्फ्यूज्ड टाइप का नेचर रहता है। तो अभी देखिए चर में कौन सी राशि आपकी बिलोंग करती है? मेष, कर्क, तुला एंड मकर। तो अभी ये जो आपकी राशि होती है वो सब आपकी चर राशि में आती है। मतलब ये घूमना पसंद करेगी, एक जगह पर बैठेगी नहीं, यहाँ वहाँ हर जगह का एक साथ इसको नॉलेज चाहिए होगा, बराबर। स्थिर राशि क्या होती है? स्थिर यानी कि उसका जो फोकस होता है वो अच्छा होता है, कि वो एक ही फोकस से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी स्थिर राशि में इंक्लूड होता है। देखिए अभी इसका पूरा डिटेल में बताने जाऊँ तो टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल है, तो मैं सिर्फ आपको हाईलाइट्स अभी दे रहा हूँ। स्थिर राशि फोकस्ड, राइट। द्विस्वभाव यानी कि ये कन्फ्यूज़न रहता है हर बार कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बैठूँ कि घूमूँ, ठीक है। तो वो सब जो पर्टिकुलर नेचर रहता है राशि का वो आपकी द्विस्वभाव राशि में आता है। तो देखिए चर, स्थिर, द्विस्वभाव, इसको याद रखने के लिए सीक्वेंस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये आपका एक टेबल बन चुका है। अभी यहाँ पर आप दूसरा टेबल देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली है। जैसे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसका वर्ण,
वर्ण में हमको पता है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र आता है। तत्व अग्नि, भूमि, वायु, जल, ठीक है। यहाँ पे आकाश मैंने नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ वैसे 5 तत्व होते हैं लेकिन यहाँ पर चार ही मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। और फिर हमारी दिशा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और यहाँ पर राशियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, 4 पार्टीशन लगा दिए हैं। सब राशि मैंने सीक्वेंस में 1 2 3 4 ऐसे मैंने वर्टिकली लिख दिए, ठीक है। आप देख सकते हो 6 7 8, ठीक है। तो जो पहला टेबल है उसमें वर्ण देखे, वर्ण क्षत्रिय मतलब मेष, सिंह और धन, ये जो राशियाँ होती है वो क्षत्रिय वर्ण होते हैं। मतलब जब आप अपने जन्माक्षर देखते हो, ठीक है, अपनी कुंडली देखते हो तो आपको लिखा हुआ कि आपका जो वर्ण होता है वो आप क्षत्रिय वर्ण के हो, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो आपकी जन्म राशि की, अगर आप मेष राशि के बिलोंग करते हो, आपका जो नाम है वो अ ल ई इससे स्टार्ट होता है, तो आपका जो वर्ण बनेगा वो मेष राशि है, इसलिए आपका क्षत्रिय वर्ण बनेगा। उसका तत्व कौन सा है? अग्नि, ठीक है। तो वो शायद थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं। और दिशा उसकी है पूर्व। अभी ये दिशाओं के लिए ऐसा माना गया है कि हर एक राशि वाले को ये दिशा को पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। मतलब अगर मेरी तुला राशि है तो मेरा फेस चाहे कोई भी जगह पे हो, लेकिन मेरी पीठ पश्चिम की ओर नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जिस दिशा बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अपनी हर एक राशि मैंने लिखी हुई है, उससे आप देख लीजिए आप कौन सी दिशा में बिलोंग करते हैं। तो आपको कोई भी काम करना हो तो पर्टिकुलर उस दिशा को पीठ दिखा के मत करिए, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वृषभ राशि ले लेते हैं, ठीक है। तो वृषभ राशि के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे देखो तो ये स्थिर राशि है वृषभ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसका जो वर्ण है वैश्य है, मतलब वृषभ जातक की जो भी कुंडली होगी, जो जन्माक्षर होगे उसमें लिखा होगा कि इसका वर्ण जो है वो वैश्य है, ठीक है। वो भूमि तत्व की राशि होती है, मतलब एकदम स्थिर जड ऐसी राशि है ये वृषभ राशि। और उसकी जो दिशा है वो दक्षिण है, मतलब साउथ। तो इसको वृषभ राशि वालों को कभी साउथ में पीठ दिखा के नहीं बैठना चाहिए। तो ये सब टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैंने जैसे जैसे बताया आप इसका विश्लेषण भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये हमारा दूसरा चैप्टर था राशि के नेचर के बारे में। आई होप इसमें भी आपको सब पता चल गया होगा। कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि हमको देता है डिटेल्स ग्रह के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स मैंने लगाए हुए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला टेबल, ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर टेबल हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो इंडिकेट किया है वो सब ग्रह मैंने इंडिकेट कर दिए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल से लेके केतु तक। यहाँ पर एक उच्च इंडिकेशन मैंने दिया है रेड, यानी कि अच्छा है, ये उच्च वाली कोई चीज़ होगी, है ना, तो इसको मैंने रेड इंडिकेशन दिया है। और ये नीच वाली जो कोई इंडिकेशन है उसको मैंने ब्लैक कलर दिया है, ताकि वो अच्छा नहीं है ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो अभी देखिए कि ये ग्रह जो होता है वो उच्च होता है, नीच होता है, कौन सी राशि में, ये इसका मतलब क्या होता है? तो हमको पता है कि हमारे पास कोई भी कुंडली होती है, ठीक है। तो कुंडली में राशि होती है, नंबरिंग होती है उसकी, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर कुंडली की मैं बात करूँ, एक मिनट, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए समझिए आप कि यहाँ पर मेरे पास एक कुंडली है मौजूद, ठीक है। अब इसमें उच्च नीच क्या होता है? तो देखिए फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं पहले कि सूर्य जो होता है वो मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य है, ठीक है, और वो सूर्य जिस भाव में है वहाँ पे राशि अगर मेष की होगी, मेष यानी कि 1 लिखा होगा, वहाँ पे सूर्य ग्रह है और वह भाव में 1 इंडिकेट होगा, यानी कि मेष राशि होगी, तो वह उच्च का माना जाता है, जो कि बहुत अच्छा फल देता है। और अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि भाई आपका जो सूर्य है वो तुला में है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि ये जो पर्टिकुलर है इसमें हम देखें सूर्य कहाँ पे है, सूर्य यहाँ देखिए, इसका एक एग्जांपल बेहतरीन है, सूर्य और यहाँ पर 1 लिखा है, यानी कि ये मेष राशि मौजूद है और उसी में आपका सूर्य है।
तो ये आपका उच्च का सूर्य हुआ। अगर यहाँ पे एक की वजह ही तुला राशि इंडिकेट होती, तुला राशि यानी कि यहाँ पर अगर 7 नंबर होता तो ये सूर्य नीच का हो जाता, तब हमें उसका अच्छा फल नहीं मिलता। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको डेरिवेट किया जाता है। तो उच्च या नीच मैटर करता है कि आपका जो भी फल है आपको मिलने वाला है वो कितना स्ट्रांग है या तो कितना वीक है। ठीक है, तो ये आप सभी ग्रह में देख लीजिए, गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का होता है। देखिए अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कुंडली को प्रिडिक्ट करने के लिए भी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ग्रह, उसकी उच्च राशि और उसकी नीच, किस में वो उच्च रहेगा किस में वो नीच रहेगा। फाइन, तो अभी हम चलते हैं ग्रह की दृष्टि की ओर। तो ये अब क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा किसी प्रेडिक्शन के वीडियो में भी कि पर्टिकुलर आपका ये ग्रह होता है वो ऐसे दृष्टि करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक नोट यहाँ पर मैंने लिखी है, दरेक ग्रह अपने घर से 7वें भाव में संपूर्ण दृष्टि करता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक ग्रह, इसमें आपका हर एक जो ग्रह है वो अपने घर से 7वें भाव में संपूर्ण दृष्टि करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं शुक्र को लूँ तो ये शुक्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस वाले भाव में संपूर्ण दृष्टि से देखेगा। समझ में आ गया? हर एक ग्रह अपनी राशि अपने भाव से 7वें भाव तक संपूर्ण दृष्टि से देखता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरी बात कर ले। फाइन, तो देखिए ये हमने नोट देख ली है। अभी देखिए, गुरु राहु केतु, उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पे होगी? 7वां भाव हर जगह पे कॉमन रहेगा। तो गुरु राहु केतु की जो दृष्टि होती है वो 5वें भाव में और 9वें भाव में रहेगी। कैसे रहेगी? तो यहाँ पर देखिए, गुरु राहु और केतु, इनमें से कोई एक पकड़ लो। है कुछ? ओके, गुरु है, तो कौन सा था इसमें? गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पे पड़ेगी? 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर पड़ेगी, 7, 6, 7 यहाँ पे पड़ेगी, और 9, 8, 9 यहाँ पे पड़ेगी। 5, 7, 9। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लॉजिक लगा सकते हैं उसका कि कौन सी ग्रह किस तरह से दृष्टि करता है, और वो जो दृष्टि करता है उस हिसाब से फल देगा। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि कुछ अच्छे ग्रह होते हैं, कुछ बुरे ग्रह होते हैं। अगर अच्छा ग्रह है, फॉर एग्जांपल आपका जो 5, 7, 9 में गुरु देखेगा तो क्या फल देगा? तो वो डिपेंड करता है कि गुरु को अच्छा ग्रह माना गया है कि बुरा ग्रह माना गया है। वो अभी हमने देखा नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। मंगल अभी 4, 7 और 8 ये 3 भाव में दृष्टि करता है। तो आपका जो 3 भाव है, चौथा, 7वां और 8वां, मंगल कहीं पे भी होगा वहाँ से देखेगा। मंगल अगर 11वें भाव में है तो वो 11वें भाव में से चौथे पे, 7वें पे और 8वें पे देखेगा। ठीक है, तो अगर मंगल अच्छा माना गया है कि बुरा माना गया है, उसके हिसाब से वो फल देगा। तो आपको यहाँ पे ग्रहों की दृष्टि के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अभी आप देखिए, ये डिग्री स्पेसिफिकेशन कुछ होता है। जब आप कंप्यूटराइज कुंडली बनाते हो तो आपका एक डिग्री सेक्शन दिया होता है कि सपोज आपका जो मंगल ग्रह है उसकी डिग्री कुछ इतनी होगी। ठीक है, गुरु ग्रह है उसकी कुछ डिग्री इतनी होगी। तो उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर मानो कि यहाँ पे कोई कुंडली में लिखा है कि आपका मंगल ग्रह जो है वो 12 डिग्री का है। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लीजिए, पूरा आपका 30 डिग्री का साइकिल होता है, 0 से लेके 30 डिग्री। ये क्यों होता है इतना? क्योंकि हर एक जो राशि आपकी होती है ना वो 30 डिग्री की होती है। वो भौगोलिक ज्योतिष में आता है, तो वो अभी मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। हमारा जो पृथ्वी होती है, हमारा जो समय काल होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वो 360 डिग्री पूरी होती है, उसमें हमारी राशियाँ टोटल कितनी है? 12 राशियाँ है। वो 12 राशियाँ हम 360 डिग्री में डालेंगे तो उसके जो पार्टीशन हो गए वो 30, 30, 30, 30 हो गए। ठीक है, तो उस हिसाब से हर एक राशि अपनी 30 डिग्री की
होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 डिग्री से 6 डिग्री में अगर आपका ग्रह इंडिकेट करता है डिग्री, तो उसकी जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको 25% मिलेगा। अगर आपकी डिग्री 6 से 12 में है तो 50%, ठीक है। 12 से 18 में अगर आपकी डिग्री शो करती है तभी आपको 100% फल मिलेगा, ठीक है। फिर 18 से 24 वापस 50, 24 से 30 वापस। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये डिग्री ऐसा दिखाती है कि आपकी पोजीशन पैदा होती है 0 से, फिर बाल्यावस्था में आती है, किशोरावस्था में आती है, युवावस्था में आती है, और जैसे जैसे आगे जाएगी बुढ़ी भी हो जाएगी ना। तो यहाँ पर ये बुढ़ा हो गया है तो 25, यहाँ पे ये बच्चा है इसलिए 25। ऐसा माना जाता है कि भाई बच्चे और बूढ़े दोनों सेम होते हैं उसी हिसाब से। तो ये बाल्यावस्था है और ये बुढ़ापा है, दोनों में फल 25 है। और ये जो आपका 100 दिखाता है वो आपकी युवावस्था है, कोई भी युवावस्था में मजबूत ही होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको 100% फल मिलेगा। फाइन, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ग्रहों में उच्च नीच, उसके बाद ग्रहों की दृष्टि कैसे डिफाइन करते हैं, और उसका डिग्री स्पेसिफिकेशन वो भी आपको पता चल गया होगा। फाइन, नाउ अभी ग्रह की मित्रता और शत्रुता कैसे डिफाइन होती है इसका भी एक मैंने टेबल यहाँ पर दिखाया है। देखिए, सूर्य ग्रह जो होता है वो चंद्र मंगल गुरु का मित्र, शनि शुक्र का शत्रु और बुध का सम। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई भाव में 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं, अगर ये सूर्य भी है उसके साथ चंद्र बैठा है तो ये दो मित्र हो गए, मतलब उस भाव में वो अच्छा फल देंगे। लेकिन सूर्य के साथ अगर शनि बैठा है, फॉर एग्जाम्पल आपका 10वां भाव है और सूर्य के साथ शनि बैठा है, हमारा 10वां भाव क्या दिखाता है, हमारी कारकिर्दी दिखाता है, ठीक है। तो 10वें भाव में सूर्य और शनि अगर साथ में बैठ गए तो सूर्य का शत्रु हो गया शनि, तो वहाँ पर आपको शायद अच्छा फल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए ये इंडिकेशन भी आपको, जहाँ जहाँ 2 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि वो उसका शत्रु है या मित्र है, ठीक है। ये हर एक पॉइंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे आप दृष्टि देखोगे कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर ग्रह कौन से भाव में दृष्टि करता है, ठीक है, और उस भाव में ग्रह बैठा है, वो उसका दोस्त है, दुश्मन है, वो सब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपको पता चलेगा। तो ये जो आपका टेबल है उसको सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने एक बात की थी कि कोई भी ग्रह अच्छा है कि बुरा है वो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर कुछ देव लिखा है और यहाँ पे दानव लिखा है। देव ग्रह कौन से हैं, मंगल, सूर्य, चंद्र और गुरु। मंगल को सेनापति माना गया है, सूर्य को राजा माना गया है, चंद्र और गुरु, ठीक है। तो ये सब देव प्रकृति के हैं, मतलब ये चारों ग्रह एक दूसरे के मित्र है, सिंपल। दानव में शुक्राचार्य हमारे शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब दानव है, ठीक है। तो ये आपस में तो मित्र है, ये देव आपस में मित्र है, लेकिन ये चारों एक दूसरे के सामने जाएंगे तो क्या होंगे, दुश्मन बनेंगे। देखो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है ब्लैक एरो इंडिकेट शत्रु और ग्रीन रेड जो आपका इंडिकेट करता है वो आपका मित्र है, ठीक है। तो ये एक चार्ट भी आप समझ लीजिए कि ये देवग्रह, दानव ग्रह, देवग्रह आपस में मित्र होते हैं, दानव ग्रह भी आपस में मित्र होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के सामने शत्रु होते हैं। तो आई होप आपको इस चैप्टर 3 में भी अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 3 चैप्टर कवर किए हैं जिसमें हमने राशि स्वामी के बारे में बात की, राशि की जो नेचर होता है उसके बारे में हमने बात की, और लास्ट में हमने ग्रहों के कुछ डिटेलिंग भी की है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 30 या 25% प्रेडिक्शन हमको पता चला है कि भाई हम इससे कर सकते हैं। तो बस अब तक के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।